हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बेसिक विद्या चैनल। हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके नॉलेज बूस्टर सीरीज़। आज हम करेंगे जीएस की प्रैक्टिस शीट 1। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि ये सीरीज़ मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम लर्निंग प्लान पर बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन इंडिया? भारत में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया? इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया। मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम लर्निंग कैसे निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे लॉर्ड डलहौजी का जो टेन्योर था बहुत इंपॉर्टेंट टेन्योर था। इनके टेन्योर में बहुत सी सिग्निफिकेंट काम हुए, जैसे फर्स्ट रेलवे पैसेंजर ट्रेन इंडिया में इन्हीं के टाइम पर स्टार्ट हुई, जो कि बॉम्बे टू थाने चलनी थी। बॉम्बे टू थाने कब? 1853 में। दूसरा, विडो रीमैरिज एक्ट भी इन्हीं के टाइम पर पास हुआ 1856 में। तीसरा, एक सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में इन्हीं के टेन्योर में स्टार्ट हुआ, जिसको आज हम जानते हैं आईआईटी रुड़की के नाम से। ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट काम, क्या क्या सिग्निफिकेंट काम इनके टेन्योर में हुए। इनके टेन्योर में फर्स्ट रेलवे लाइन इंट्रोड्यूस हुई, इन्हीं के टेन्योर में विडो रीमैरिज एक्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ, और साथ में एक सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट हुआ, जो कि आज का आईआईटी रुड़की है। नेक्स्ट ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस तो किया था लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया था लॉर्ड कैनिंग ने, वापस ले लिया था। क्यों? 1857 की क्रांति के दबाव में इनको ये वापस लेना पड़ा। और ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग ही फर्स्ट वाइसरॉय भी थे ऑब्वियसली इंडिया के। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी's फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड एट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ हुआ था? ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर है बॉम्बे। पहला सत्र बॉम्बे में हुआ था, 1885 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। एक क्वेश्चन और जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कितने डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था। तो ध्यान रखेंगे 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था। 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था 1885 में WC बनर्जी की अध्यक्षता में। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब अस्तित्व में आई? इंडियन नेशनल कांग्रेस अस्तित्व में आई 1885 में। कौन थे इसके फाउंडर? इसके फाउंडर थे A.O. ह्यूम। ध्यान रखेंगे 1885 में A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, और पहला सेशन बॉम्बे में हुआ 1885 में ही। WC बनर्जी ने अध्यक्षता की और 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर INC वॉज डिवाइडेड इंटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में विभाजित हो गई? दो धड़ों में विभाजित हो गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सन 1907 में। और ध्यान रखेंगे इसको सूरत स्प्लिट भी कहते हैं, सूरत स्प्लिट या फिर सूरत विभाजन। क्यों? जब दो भागों में बटी थी कांग्रेस, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, वो सेशन सूरत में चल रहा था, इसलिए इसको सूरत विभाजन भी कहा जाता है। 1907, सूरत विभाजन 1907। बाकी के ऑप्शंस भी इंडियन हिस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंस रखते हैं। क्या हैं बाकी के ऑप्शंस? 1905, 1911, 1915, 1905, 1911, 1915। 1905 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में खास बात यह है कि इसी वर्ष पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बीच में बंगाल को बांट दिया गया था 1905 में। लॉर्ड कर्जन उस वक्त वाइसरॉय थे। 1911 वो साल था जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया। और क्या हुआ था, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कैपिटल जो है शिफ्ट हो गई थी दिल्ली। इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी साल 1911 में।
साल 1911 में भारत की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। अच्छा, अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं 1915। 1915 की खासियत क्या है? 1915 में गांधी जी वापस आए थे भारत। 1915 में गांधी जी भारत वापस आए थे। तो इस तरह से हमने बाकी के ऑप्शंस भी पढ़े। 1905 में क्या हुआ, 1911 में, और 1915 की क्या खास बात है, और इसका सही आंसर था 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु लीड द मुगल फोर्सेज इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत? दूसरे पानीपत के युद्ध में मुगल फोर्सेज को कौन लीड कर रहा था? अगर इसका आंसर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो हम इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सीधे सीधे हमें आंसर ध्यान नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से समझ के उसको और एनालाइज करके हम उसका आंसर निकाल पाते हैं। जैसे कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1556 में। उस वक्त तक हुमायूं की मौत हो चुकी थी और बादशाह घोषित किया था अकबर को। बादशाह घोषित किया था अकबर को। अकबर का जो जन्म हुआ था, अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, 1452 में। यानी कि इस बैटल के वक्त अकबर की उम्र मात्र 14 साल थी। अकबर मात्र 14 साल के थे बैटल ऑफ पानीपत में। तो वो तो लीड कर नहीं रहे होंगे, उनकी तरफ से कौन लीड कर रहा था? उनकी तरफ से लीड कर रहे थे बैरम खान। तो इसका सही आंसर है बैरम खान। बैरम खान मुगल फोर्सेस को लीड कर रहे थे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में, याद रखेंगे। अकबर सिर्फ 14 साल के थे उस वक्त। एक बार फटाफट से बाकी के ऑप्शंस पर नज़र मार लेते हैं। बाकी के ऑप्शंस राजा मान सिंह, राजा टोडरमल और अबुल फजल। राजा मान सिंह मिलिट्री जनरल थे अकबर के टाइम पर। राजा टोडरमल वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे। और अबुल फजल कोर्ट पोएट थे अकबर के। अबुल फजल कोर्ट पोएट थे अकबर के, और इन्होंने ही अकबरनामा लिखी थी। अकबरनामा, और इन्होंने ही अकबरनामा लिखी थी। और इसका सही आंसर था बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एपिक इज रिटन बाय वेद व्यास? वेद व्यास जी के द्वारा इनमें से कौन सा महाकाव्य लिखा गया था? इसका सही आंसर है महाभारत। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था। बाकी दोनों ऑप्शंस को फटाफट देख लेते हैं। रामायण और श्री रामचरितमानस। रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने, और श्री रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास जी ने। इस तरह से एक ही क्वेश्चन से हमारे 3 क्वेश्चंस कवर हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। हाउ मेनी ड्वार्फ प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में कितने बौने ग्रह हैं? इसका आंसर है 5। आंसर है 5। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम? कौन सा ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह है जो बहुत तेजी से घूमता है? वो है जुपिटर। जुपिटर सबसे तेजी से घूमता है। ये मात्र 9.8 घंटे लेता है, ओनली 9.8 आवर्स लेता है एक रोटेशन पीरियड अपना एक रोटेशन पूरा करने में। यानी कि जुपिटर पर मात्र 9.8 आवर्स का एक दिन होता है। यानी कि एक दिन पूरा हो जाता है 9.8 घंटे में ही, और ये इसका रोटेशन पीरियड है 9.8। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, यूरेनस के बारे में देख लेते हैं कुछ। यूरेनस जो है ये 98 डिग्री पर टिल्टेड है, झुका हुआ है 98 डिग्री पर। क्योंकि ये 98 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है तो ये अपनी ऑर्बिट में लुढ़कता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि एक बॉल रोल करती है, ठीक वैसे। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर था जुपिटर। 9.8 आवर्स का रोटेशन पीरियड है, एक दिन इसका 9.8 घंटे का होता है। अच्छा, ऑप्शन में बताइए स्लोएस्ट रोटेशन किसका है? यानी कि किस ग्रह का दिन सबसे बड़ा होता है? अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट चलते हैं। आपको इस क्वेश्चन में आपको ग्रासलैंड्स को उनके ज्योग्राफिकल रीजन से मैच करना है। बेल्ट्स मिलते हैं बेल्ट्स हैं साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, सीधे सीधे मैच हैं। प्रेरी नॉर्थ अमेरिका और पैम्पस साउथ अमेरिका। बेल्ट साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, प्रेरी नॉर्थ अमेरिका, पैम्पस साउथ अमेरिका। प्रेरी और पैम्पस दोनों ही अमेरिका के हैं। प्रेरी नॉर्थ अमेरिका, पैम्पस साउथ अमेरिका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। अब कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी से आएंगे। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू CAG?
इनमें से कौन सा आर्टिकल CAG से संबंधित है? इसका आंसर है आर्टिकल 148, 148। आर्टिकल 226, 153 और 143 किससे संबंधित है? आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को रिट्स इशू करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से संबंधित है। इसमें प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस चाहें तो इस आर्टिकल के अंडर ले सकते हैं। आर्टिकल 153 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, किसी को पता है तो बताओ। आर्टिकल 153 कहता है कि एक गवर्नर एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा स्टेट्स का चार्ज ले सकता है। तो इस तरह से हमने बाकी ऑप्शंस भी देखे और इसका सही आंसर था 148। चलिए, हाँ, CAG से क्वेश्चन रिलेटेड है। CAG से क्वेश्चन है तो चलिए, किसी को पता है प्रेजेंट CAG कौन है? इस वक्त कौन CAG है? अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र किया गया है? इसका सही आंसर होगा 10 + 1 यानी कि 11। 11 इसका सही आंसर है। क्यों कहा मैंने 10 + 1? 10 + 1 इसलिए कहा क्योंकि शुरुआती तौर पर 10 थी और बाद में एक ऐड की गई। 10 शुरुआती तौर पर और एक बाद में ऐड की गई। 10 कब ऐड की गई थी? 10 ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। और ये एक कब ऐड की गई? ये एक ऐड की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। तो दोनों हो जाती हैं 10 + 1 11। 10 1976 में और एक 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में। तो सही आंसर है 11। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 10% रिजर्वेशन इज अकोमोडेटेड टू EWS कैटेगरी। किस संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% का रिजर्वेशन दिया गया है? इसका सही आंसर है 103rd एक्ट। बाकी ऑप्शंस फटाफट देख लेते हैं। 100th एक्ट कौन सा था? 100th एक्ट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कॉलोनीज़ ट्रांसफ़र को लेके, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कॉलोनीज़ ट्रांसफ़र को लेके। 101 शायद सबको पता होगा, GST। 102 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और 103 जैसा कि अभी बताया इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन कमीशन। इनमें से कौन सा पार्ट इलेक्शन कमीशन से संबंधित है? इसका सही आंसर है पार्ट 15। पार्ट 15 इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। पार्ट 4 रिलेटेड है DPSP से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पार्ट 17 है ऑफिशियल लैंग्वेजेस और पार्ट 18 है इमरजेंसी से संबंधित, इमरजेंसी के प्रावधान पार्ट 18 में बताए गए हैं। तो इसका सही आंसर था पार्ट 15। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये साइंस का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पानी में घुल जाने वाला विटामिन है? दो ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहे, मैं लिख देता हूँ। दो ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहे, मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन C विटामिन D और ऑप्शन D विटामिन K। इसका सही आंसर है ऑप्शन B विटामिन B पानी में घुल जाने वाला विटामिन है। आपको ध्यान रखना है सिर्फ दो ही ऐसे विटामिन हैं जो वाटर सॉल्यूबल हैं, विटामिन B एंड विटामिन C। बाकी विटामिन A, D, E और K ये सभी फैट सॉल्यूबल हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ह्यूमन ब्लड। मनुष्य के खून का नेचर कैसा होता है? इस क्वेश्चन का आंसर पता होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन ब्लड का pH वैल्यू कितनी होती है। ह्यूमन ब्लड की pH वैल्यू होती है 7.4। pH स्केल में 7 से ऊपर अगर वैल्यू हो तो वो बेसिक होता है और 7 से नीचे अगर वैल्यू हो तो एसिडिक होता है। तो ये 7 से ऊपर है और 7 से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसका सही आंसर है स्लाइटली बेसिक। कैसा नेचर है ह्यूमन ब्लड का? स्लाइटली बेसिक है क्योंकि pH वैल्यू 7.4 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट।
हु कॉइन्ड द टर्म सेल? इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म दी थी। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? सेल की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सही आंसर था रॉबर्ट हुक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, इन्होंने पेनिसिलिन बनाई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई थी, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 शुरुआती तौर पर हमारे किस शारीरिक अंग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऊपरी श्वसन तंत्र को, जिसमें कि नोज और थ्रोट आते हैं, नोज और नाक और गला, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इकोनॉमिक्स से है। विच सेंट्रल बॉडी रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन? किस केंद्रीय संस्था ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है? इसका सही आंसर है नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग केंद्र सरकार का थिंक टैंक है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि केंद्र सरकार का थिंक टैंक कौन है? तो केंद्र सरकार का थिंक टैंक है नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015 को, और प्लानिंग कमीशन को 2014 में ही डिसॉल्व कर दिया गया था। 2014 तक ही इसकी उम्र थी बस, उसके बाद 2015 से नीति आयोग इस्टेब्लिश हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? इसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर लेते हैं। ये 1952 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसके मेंबर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर प्लस सीएम्स, चाहे स्टेट के हों या यूनियन टेरिटरीज़ के, और कैबिनेट मिनिस्टर इसके पार्ट होते हैं। एनडीसी 1952 इसके पार्ट हैं। इसके मेंबर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सीएजी ऑफ इंडिया? भारत के पहले सीएजी कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। वी नरहरि राव भारत के पहले सीएजी थे। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए.के. चंदा वॉज सेकंड सीएजी, दूसरे थे। और जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा था कि प्रेजेंट सीएजी कौन है, तो प्रेजेंट सीएजी हैं राजीव महर्षि। प्रेजेंट सीएजी हैं, ध्यान रखेंगे। सीएजी कौन से आर्टिकल में आता है? हमने पढ़ा था अभी 148 के अंडर आता है। चलिए अगले और आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? इसका सही आंसर है वी.एस. रामादेवी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। वी.एस. रामादेवी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। अरुंधति भट्टाचार्य, एसबीआई की फर्स्ट वुमेन हेड, फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज, ध्यान रखेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करेंगे। इस तरह हमने 20 क्वेश्चन से कम 50 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। आपको इसी तरह से पढ़ना है, सिर्फ एक इंडिविजुअल क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, उसके ऑप्शंस से और ज़्यादा लर्निंग करनी है। इसी को मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम लर्निंग प्लान कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें पता चलता है कि आपको यह सेशन पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।